अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तक हम ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी से कर रहे थे। तो एनसीईआरटी में हमें लाइन टू लाइन जाना पड़ रहा है, थोड़ा लंबा हो रहा है। कुछ जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट भी है वो भी मुझे पढ़ानी पड़ रही हैं। तो पॉइंट इज, अब मुझे बताओ, डू यू वांट मी टू कंटिन्यू फ्रॉम एनसीईआरटी और डू यू वांट मी टू कंटिन्यू द चैप्टर फ्रॉम नोट्स, पीडीएफ नोट्स जो मैं सेंड करूँ तुम्हें। ओके, तो मुझे तो मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, नोट्स वाले ज़्यादा हैं। बट द थिंग इज कि देखो, मुझे ये लग रहा है कि अगर हम एनसीईआरटी से चलते रहेंगे ना तो ये लंबा हो जाएगा चैप्टर। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें उस पर फोकस पहले करना है। तो और अभी वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में अगर मैं एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा और वो आए भी ना एग्जाम में, तो इट विल टर्न आउट टू बी बोरिंग, है ना। सो इट्स बेटर कि हम क्रिस्प रखें क्लासेस को और नोट से कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी से जब हम रिवीजन करेंगे ना, तब हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन जाएंगे, जब बोर्ड्स का एग्जाम का टाइम आ रहा होगा। अभी हम स्कूल एग्जाम के हिसाब से चलते हैं, तो नोट्स को कवर करते हैं, ठीक है। वैसे नोट्स में कुछ भी मिसिंग नहीं है, तुम्हें पता है मेरे मॉड्यूल में कोई भी एनसीईआरटी का कोई टॉपिक मिसिंग नहीं होता। तो अगर तुम सिर्फ नोट्स भी करते हो, तब भी 95% तुम्हारा स्कोर कवर हो जाता है उसी के साथ, ठीक है। सो एक मिनट रुको। हाँ देखो, हर साल तो मैं 2 बार रिवाइज कराता हूँ ट्वेल्थ को। अब इस बार पता नहीं क्या होगा, पर मेरा टारगेट तो यही रहता है कि एक बार कोर्स होने के बाद 2 बार हम सारे चैप्टर को रिवाइज करें। तो कम से कम एक बार तो रिवीजन अच्छे से होगी ही। बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक के चैप्टर रिवाइज तो 2 बार करने ही पड़ेंगे। 2 बार हो जाएगा रिवाइज, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तब हम करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इनफैक्ट नोट से ही बहुत बड़ा है। All right. So, in last class, we studied adsorption isotherm, और adsorption isotherm में हमने पढ़ा था कि एक फ्रेंडलिच की इक्वेशन है, और ये फ्रेंडलिच की जो इक्वेशन है वो क्या है, x by m is directly proportional to pressure। ठीक है, अब एक्चुअल में ये प्रोपोर्शनल डायरेक्ट होती है, पर इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है, एंड दैट वैल्यू इज 1/n, जिसको हमें ध्यान रखना है। सॉरी, तो ये
So all right, so what I'm saying is कि हमारी फ्रिंडलिज आइसोथर्म की इक्वेशन x by m is equal to kp 1 by n है. अगर 1 by n की वैल्यू, if 1 by n की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए, if 1 by n is equal to 1, then x by m will be directly proportional to p. तो इस केस में लीनियर ग्राफ बनेगा. तो अगर तुम इस ग्राफ को देख रहे हो और तुम यहाँ पे प्रेशर वर्सेस एक्स बाय एम को रख रहे हो, अगर ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तो ये ग्राफ सीधा बनेगा. बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. ये सैचुरेशन की तरफ जाता है और कभी कभी ग्राफ लीनियर की जगह ऐसे कर्व्ड लाइन भी होती है. दैट इज वाई जो ये ग्राफ है दैट इज नॉट एग्जैक्टली directly proportional to the power 1, but it is variable. 1 by n is the variable. यहाँ पे 1 by n यहाँ पे वेरिएबल है, जिससे हमें पता चलता है कि कब तक ये ग्राफ लीनियर है, कब नहीं है, किस पॉइंट पे है, किस पे नहीं है. तो एक चीज तो यहाँ पे हमने देखी दैट सारे ग्राफ ऑलमोस्ट सैचुरेशन पे आ जाते हैं. अगर हम इन ग्राफ को आगे प्लॉट करेंगे, हाइयर टेम्परेचर पे ये ग्राफ सैचुरेशन पे आ जाते हैं, यानी कि प्रेशर तो बढ़ रहा है पर एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा. एड्सॉर्प्शन उतना ही हो रहा है चाहे तुम प्रेशर बढ़ाते जाओ. तो दिस वी विल कॉल इट एज सैचुरेशन. और इस सैचुरेशन को समझ भी सकते हो तुम. सैचुरेशन को समझने के लिए तुम ऐसे सोचो, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर एड्सॉर्ब करने के लिए कुछ वैलेंसीज हैं और दीज आर 5 वैलेंसीज जो खाली हैं. फिजियोसॉर्प्शन ही हो रहा है, ये एड्सॉर्बेंट है और एड्सॉर्बेंट पे 5 जगहें हैं जहाँ पे हमारा जो एड्सॉर्बेट है वो आके बैठ सकता है. ठीक है, अब मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, मैं प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ. तो प्रेशर को बढ़ाने से हिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल विल स्टार्ट. हिटिंग बढ़ जाएगी. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा ज्यादा पार्टिकल्स हिट करने लगेंगे और ज्यादा पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, एड्सॉर्ब. और ये पार्टिकल्स 5 पार्टिकल एड्सॉर्ब हो गए. अब अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो क्या एड्सॉर्प्शन और बढ़ पाएगा? से यस और नो. नहीं बढ़ पाएगा. अगर तुम अब प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ पाएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 ही जगह थी, सरफेस पूरी हो चुकी थी, तो उसके आगे प्रेशर बनाने का कोई कोई मतलब ही नहीं है. अगर तुम प्रेशर बढ़ा भी दोगे तो अगर सरफेस पे जगह ही नहीं है तो एड्सॉर्ब कहाँ होगा? नहीं होगा एड्सॉर्ब. समझ में आई बात? मैं कह रहा था यही फ्री सरफेस है जो मैं ब्लू वाला बना रहा हूँ. अब ये ब्लू वाली सरफेस जब पूरी होगी 5 मॉलिक्यूल से, तो उसके बाद प्रेशर बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा. दिस इज वाई saturation occurs at higher pressure. Saturation occurs at high pressure. तो तुम्हें रीजन समझ आया? से क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट. कनिष्का इस साइड की प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, बट तभी तक बढ़ता है जब वो सरफेस खाली होती है. अगर सरफेस खाली नहीं है तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा. और तो इसीलिए इसीलिए ग्राफ सैचुरेशन पे पहुंचता है. ठीक है, और लो प्रेशर पे हो सकता है. लो प्रेशर पे तो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है. देखो ये लो प्रेशर है ना, प्रेशर लो, तो लो प्रेशर पे सैचुरेशन नहीं होता यूजुअली, हाई प्रेशर पे सैचुरेशन होता है. ठीक है, अच्छा ये मैंने हाई टेम्परेचर लिख दिया था, ये गलत बोल दिया था. इट शुड बी हाई प्रेशर. हाई प्रेशर पे सैचुरेशन अकर करता है. ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इस इक्वेशन की ले लूं एक
अच्छा यहाँ पे एक चीज और है कि फ्रेंडली आइसोथर्म में एक कांस्टेंट भी होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर के इज अ कांस्टेंट, ये भी इक्वेशन में डालना है। और ये हमारी फ्रेंडली आइसोथर्म की इक्वेशन थी, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी 1/n। ठीक है, और इस केस में अगर मैं इसका लॉग ले लूं, तो इसका लॉग लूंगा तो इट विल बिकम लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n इंटू लॉग पी। ये लॉग लेना समझ आया? से यस और नो? तो अगर मैं इस लॉग की इक्वेशन बनाऊं, तो इस लॉग की इक्वेशन में इसको अगर मैं कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, तो इन दिस केस जो k है, k इज द इंटरसेप्ट। k क्या है? log k इज द इंटरसेप्ट, क्योंकि वो c है, तो एक कांस्टेंट होता है k जो इस इक्वेशन में है, एंड log k विल बी द y इंटरसेप्ट। ठीक है, एंड स्लोप एज यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन, स्लोप जो m है दैट इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अब ये इक्वेशन चाहे कैसी भी हो, अब ये लीनियर बन गई है, चाहे उसके अंदर ऊपर वाला ग्राफ लीनियर हो ना हो, नीचे वाला ग्राफ विल ऑलवेज बी लीनियर, क्योंकि लॉग लेने से वो लीनियर स्केल पे आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन आती है, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी अगर फ्रिडलिच आइसोथर्म वैलिड है। अगर फ्रिडलिच आइसोथर्म वैलिड नहीं है, मतलब क्या है कि अगर किसी एड्सॉर्प्शन पे फ्रिडलिच आइसोथर्म नहीं लग रहा, तो दिस विल नॉट कम एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हाउ टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फ्रिडलिच आइसोथर्म? यू टेक लॉग ऑफ द इक्वेशन, प्लॉट द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगा, तो दैट प्रूव्स कि फ्रिडलिच आइसोथर्म उस एड्सॉर्प्शन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को देगा नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू वी चेक दैट फ्रिडलिच आइसोथर्म इज वैलिड। ठीक है, अब 1/n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? तो 1/n की वैल्यूज हो सकती है बिटवीन 0 to 1। तो 1/n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to 1। तो अगर 0 to 1, फिर से इक्वेशन लिख देते हैं, x/m इज इक्वल टू के पी 1/n। अगर 1/n 0 हो गया, इफ 1/n बिकम 0, तो इस केस में अगर 1/n 0 है, तो x/m क्या हो जाएगा? x/m इज इक्वल टू k, दैट इज अ कांस्टेंट। तो इस केस में व्हेन 1/n इज 0, क्या यहाँ पर प्रेशर पे कोई इफेक्ट आएगा एड्सॉर्प्शन का? नो, नो प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्सॉर्प्शन। इज दिस क्लियर? यस और नो? ये वाला पॉइंट क्लियर है? और अगर 1/n इक्वल टू 1 हो जाता है, तो x/m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन में 1/n की वैल्यूज 0 से 1 के बीच में हो सकते हैं। तो अगर 1/n 0 हो गया, तो x/m इज इक्वल टू k, और अगर 1/n इक्वल टू 1 है, तो x/m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो इन दो केसेस में या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, या वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर। ठीक है, तो इट कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और इट कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, या फिर 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू वो अचीव कर सकता है फ्रेंडली आइसोथर्म। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस, जो भी हमने किया। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज। ठीक है,
देखो एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज में when a solution of acetic acid is shaken with charcoal, एसिटिक एसिड में चारकोल डाल दिया और उसको शेक किया, तो चारकोल के साथ शेक करने से एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है ड्यू टू adsorption of solute from solution. इसी तरीके से अगर लिटमस सोल्यूशन को चारकोल के साथ शेक करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सोल्यूशन. इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर किसी रिएक्शन में बनता है, अगर किसी रिएक्शन में MgOH वोल्टवाइज बनता है विच इज अ सॉलिड प्रेसिपिटेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको चेक करने के लिए बना है या नहीं, तो हम एक एजेंट डालते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेसॉन रिएजेंट. और मैग्नेसॉन रिएजेंट जो होता है बीइंग ब्लू इन कलर, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बना है किसी रिएक्शन में, तो इट टर्न्स ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेसॉन रिएजेंट बिकॉज मैग्नेसॉन रिएजेंट गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑन magnesium hydroxide, gets adsorbed on magnesium hydroxide. तो मुझे बताओ ये तीनों क्वेश्चन आंसर क्लियर है, येस और नो? अच्छा, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है ये. अच्छा मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको. तो देखो, तो x बाय एम, लॉग x बाय एम, इस साइड लॉग लोगे तो इन दोनों के बीच में इनटू है ना, इन दोनों के बीच में इनटू है तो इनटू प्लस बन जाता है, इसीलिए लॉग के प्लस पावर आगे आके 1/n लॉग p हुआ है, तो इसीलिए पॉजिटिव आया है उनके बीच में. तो हमने इसको थोड़ी ओपन किया, डिवीजन को थोड़ी किया, हमने यहाँ के बीच के जो मल्टीप्लीकेशन है उसको ओपन किया. अच्छा, और सोनी तुम्हारा जो क्वेश्चन 2 है पूछ रहे हो, तो लिटमस सोल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल बिकम्स कलरलेस. तो वो कह रहे हैं कि अगर लिटमस का सोल्यूशन होता है तो लिटमस सोल्यूशन में, लिटमस सोल्यूशन का कलर होता है, लिटमस सोल्यूशन का जो भी कलर है इसके अंदर, दिस इज लिटमस सोल्यूशन. अगर तुम इसमें चारकोल डाल दोगे, चारकोल विल एड्सॉर्ब द लिटमस, ये सारे लिटमस को एड्सॉर्ब कर लेगा, और एड्सॉर्ब करने की वजह से लिटमस सोल्यूशन विल स्टार्ट टर्निंग कलरलेस, और सारा लिटमस इसी चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट इज एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, देखो ये भी टेम्परेचर के साथ कम होता है क्योंकि ये फिजियोसॉर्प्शन की तरह ही है, तो ये डिक्रीज होता है विद टेम्परेचर. फिजियोसॉर्प्शन डिक्रीज होता है ना विद टेम्परेचर, तो इसी तरीके से ये भी डिक्रीज होता है विद टेम्परेचर. दूसरा, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इंक्रीज करने से ये बढ़ेगा क्योंकि हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं. तीसरा, कि ये कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है कि तुमने अंदर सोल्यूट कितना डाला है. सोल्यूट जितना ज्यादा होगा उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. और चौथा, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, नॉट रियली आस्क्ड इन एग्जाम. ठीक है, ये कवर कर सकते हो. अब अगर हमें इसका आइसोथर्म लगाना हो, फ्रेंडलिच आइसोथर्म वैसे प्रेशर गैस पे लगता है, बट वी कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन सोल्यूशन. सोल्यूशन पे भी हम फ्रेंडलिच आइसोथर्म लगा सकते हैं, उसका बस वेरिएशन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जितनी कंसेंट्रेशन होगी
सल्यूट की उतना वो एड्सॉर्ब होगा। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट ज्यादा होगी तो वो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा। तो द अमाउंट ऑफ सल्यूट एड्सॉर्ब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, नॉट प्रेशर, क्योंकि अब हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। और फिर इसके अंदर भी इक्वेशन सिमिलर होगी, और अगर कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो एड्सॉर्प्शन विल बिकम इंडिपेंडेंट। सिमिलर ग्राफ्स विल बी मेड फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा। बस इसमें प्रेशर की जगह कंसेंट्रेशन लिखना है हमें, और कुछ भी नहीं। क्लियर? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। दिस विल बी योर होमवर्क। इसको और भी शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट हैंड नोट्स में, शॉर्ट हैंड नोट्स में मुझे बना के देना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तुम इसमें क्या करोगे, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, तुम बाकी सब रीड करोगे और बस इसकी हेडिंग लिखोगे। प्रोडक्शन ऑफ हाई गैस वैक्यूम, गैस मार्क, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी में कौन यूज होता है, रिमूवल ऑफ कलरिंग सोल्यूशन में कौन यूज होता है, ठीक है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस में क्या यूज होता है, इनर्ट गैस की सेपरेशन में क्या यूज होता है। तो इसका बस शॉर्ट नोट, बस हेडिंग और क्या यूज होता है उसकी बात करनी है। इट इज वेरी इजी टॉपिक, बस इसको रीड करना है। क्वेश्चन इससे नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, आई विल सेंड यू द नोट्स और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस टॉपिक एड्सॉर्प्शन। तो होमवर्क है इंटेक्स 5.1 से 5.3 और बैग एक्सरसाइज 5.1 से 5.8 तक। ये होमवर्क मुझे सबमिटेड चाहिए नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रोकेम कितना सॉल्व हो गया? इलेक्ट्रोकेम की बैग एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है? प्लीज से यस और नो, जल्दी से ऑनेस्टली मुझे बताओ। तो तुम्हें बताओ कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज करने में? कल तक हो जाएगी? यस और नो? वेडनेसडे तक हो जाएगी? ठीक है। अच्छा, जब जी एक बार मुझे वो चैप्टर्स भेज देना, कनिष्का और जब जी जो भी तुम्हारे चैप्टर्स रह गए हैं, मैंने तो बोला भी था। एक बार मुझे दोबारा भेज देना, देख लेंगे, जो कवर करना होगा देख लेंगे। ठीक है, और किसी का एग्जाम है तो मुझे बता देना। अच्छा, अब एक चीज और, हाँ ठीक है, तो वेडनेसडे तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोकेम कंप्लीट करने का। उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसको कवर करता हूँ। और एक एक और चीज मैंने अभी सोची है। देखो, एक ये वाला नंबर सेव कर लो तुम्हारे पास। ठीक है, ये वाला नंबर सेव कर लो और इसको अलग नाम से सेव कर लेना, प्रोसाइंस इन्फिनिटी करके सेव कर लेना। तुम्हारे जो भी डाउट्स आएंगे ना, जो तुम्हारे क्वेश्चन में डाउट्स आएंगे, वो क्वेश्चन अपनी फोटो क्लिक करके इस पे सेंड कर देना। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तुम्हारे जो भी क्वेश्चन के डाउट्स आते हैं उनकी बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस बनाकर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो उससे एक तुम्हारे पास रेडी हैंड में तुम्हारे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर में हम कुछ और टेस्ट भी मैं इसी के थ्रू सेंड करूंगा। तो तुम अपने डाउट्स के लिए इस नंबर पे मेरे पास डाउट्स सेंड कर देना। मेरे पास डाउट्स आ जाएंगे एक जगह पे, तो मैं सारे सॉल्व करा दूंगा एक एक करके, सबकी वीडियोस भी बना दूंगा और सारी शेयर भी करता रहूंगा। क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है?
डाउट्स के लिए इस नंबर पे मैसेज करना, और अगर कोई क्लास वगैरह की टाइमिंग के लिए कवर पूछना हो तो मेरा नॉर्मल नंबर जो है 870022 वाला, वही वाला, ठीक है। अब मैं रिप्लाई तो मैं जल्दी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा मैं क्विकली रिप्लाई करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, बट जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इसी नंबर से तुम्हारे क्वेश्चंस उठाकर वो सॉल्व करके तुम्हें उस पर सेंड करता रहूंगा साथ साथ, ठीक है। ओके। और एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेंगे फिर वेंसडे के बाद इलेक्ट्रोकेम के लिए, उसके अंदर दो टॉपिक भी रहते हैं छोटे छोटे बहुत। वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड गिब्स एनर्जी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दो क्वेश्चन, इसके दो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होंगे, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, वो छोड़ सकते हो, वो मैं क्लास में ही समझा दूंगा, ठीक है। बैटरी के मैंने नोट्स बनाने को बोला था, बैटरी के नोट्स बनाए थे सबने ऑलमोस्ट, और जो बैटरी के नोट्स में अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो वो भी मुझे भेज देना, ठीक है। करोजन में समझा दूंगा। अच्छा, अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, कैटालिसिस, ठीक है। थोड़ा 2 मिनट दो। तो तुम्हारे साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ऐसा होता है, एक न्यूमेरिकल के 3 बार अटेम्प्ट करने पे तीनों अलग आंसर्स। शायद मैं तुमसे पूछना भूल गया, कौन कौन सोच रहा है इस साल स्कूल में जाऊंगा ही नहीं। इस साल तो नहीं, मतलब पॉइंट है कि थोड़े महीने अभी घर वाले मना कर रहे हैं किसी के कि हम तो नहीं भेजेंगे तुम्हें स्कूल। वेश तो कह रहा मैं पिछले साल ही नहीं गया, इस साल क्या जाऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं, स्कूल्स भी अजीब हैं। हम्म। घर पे बैठे भी बोर हो गए ना। सर आपकी थ्योरी को कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा अभी, इतनी जल्दी तो नहीं होगा कुछ। सितंबर तक? हाँ, नहीं पता नहीं, कोई कह नहीं सकते अभी टाइम का क्या है। अब पता नहीं सच है भी कि नहीं, हो सकता है कुछ और भी हो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जोक है ये। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा आंसर सही आ जाता है पर फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत लगाया हो, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री में तो ऐसा कम ही होता है, आंसर ही कम गलत सही आता है, बट फिर भी जोक इज अ जोक। अरे चलो, हम बढ़ते हैं आगे। मैं मीमर नहीं बनाऊं, एक्चुअली क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है, बीच में पढ़ नहीं पाते। ये मैंने बनाए नहीं है, चुराए हैं, मेरा खुद क्रेडिट, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे भी कोई मीम मिले तो भेजना मुझे। दिव्या ने भेजे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले बैच में मैंने चलाए थे, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक के थे यूजुअली वो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, क्लासेस को इंटरेस्टिंग तो रखना पड़ेगा, नहीं तो नींद आ जाएगी सही में। अच्छा चलो, कैटलिसिस, आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट, चलो नई मीटिंग से शुरू करते हैं, न्यू मीटिंग का आईडी भेज रहा हूँ, उसमें शुरू करते हैं आगे, ठीक है।